हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेफ्लॉन क्लासेस। आई एम मोहम्मद सैफ। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th, जिसके बारे में जो सिलेबस क्या क्या है, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, ये हम आपको एक जो स्टार्टिंग वाला लेक्चर था उसमें हम बता चुके हैं। ठीक है, तो उसका लिंक भी आपको अगर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप उसको देखना चाहते हैं किस चैप्टर का कितना वेटेज है नीट के अंदर, तो वो सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर इसकी जो सेकेंड ईयर है, आपके पास 12th है, 12th का जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं, हम चार्ज से स्टार्ट करते हैं। चार्ज की मैं हिस्ट्री आपको नहीं बताने जा रहा, मैं सीधे सीधे चार्ज से स्टार्ट कर रहा, कि वो सब हिस्ट्री में नहीं बताऊंगा कि थैलस ने 600 BC पहले इसको ऑब्जर्व किया था। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो हमारा पास मेन सिलेबस है नीट का, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि पूरी की पूरी फिजिक्स 12th में आप देखोगे, वो पूरी की पूरी फिजिक्स जैसे चार्ज के अराउंड मूव करेगी। जैसे चार्ज अगर आपके पास, अगर चार्ज आपका स्टेशनरी है, रेस्ट पर है, तो उसकी वजह से जो फिनोमेना होते हैं वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। अब चार्ज मूव करने लगता है तो उसके वजह से जो फिनोमेना होते हैं वो हम इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जब चार्ज एक्सेलरेट करने लगता है तो उसके जो उससे रिलेटेड जो मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं ना, उसकी वजह से जो रेडिएशन जनरेट होता है वो हम उसमें उस वाले चैप्टर में मैक्सवेल इक्वेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल देखो यहाँ पर बेटा हम चार्ज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चार्ज की डेफिनेशन वगैरह हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये जितने भी फिनोमिना होते हैं बेटा आपके पास, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, चाहे वो आपके पास करंट हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, ये सारे के सारे फिनोमिना जो हैं वो चार्ज से ही प्रोड्यूस होते हैं। और चार्ज, जैसे अगर आपके पास चार्ज ही जो है इन फिनोमिना को एक्सपीरियंस भी कर सकता है, तो इसी पॉइंट से यहाँ की जो डेफिनेशन है चार्ज की वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, है ना, इट इज़ अ प्रॉपर्टी of a matter by virtue of which it can experience, it can produce and experience, it can produce and experience इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, ये जो है चार्ज की आपकी डेफिनेशन हुई होगी। चार्ज से ही जो है, पहले देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक को अलग समझा जाता था, मैग्नेटिज्म को अलग समझा जाता था, उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशंस आई, तो मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है और जो आपके मैग्नेटिज्म है उसको यूनिफाई कर दिया, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलने लगे। ठीक है, फिर बाद में दोनों को यूनिफाई कर दिया गया, तो उसको क्या बोलने लगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर देखो बेटा, चार्ज से अगर आपके पास रेस्ट पर है, ओके, चार्ज अगर रेस्ट पर है आपके पास, तो देखो क्या क्या फिनोमिना निकलते हैं यहाँ से। सपोज करिए आपके पास अगर चार्ज रेस्ट पर है, तो इसकी वजह से आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जितने भी फिनोमिना हैं, तो यहाँ पर अगर चार्ज रेस्ट पर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनती है। उसके बाद अगर आपके पास चार्ज जो है मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी अगर आपके पास चार्ज रेस्ट पर है। लेकिन अगर चार्ज जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मूव विद कांस्टेंट स्पीड, तो इस केस में जो आपके पास, या फिर यहां पर लिखते हैं इसको, मूव विद कांस्टेंट स्पीड, तो इसकी वजह से जो फिनोमिना होगा, है ना, वो यहाँ इसकी वजह से, अगर चार्ज आपका कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड,
ओके। अगर चार्ज आपका एक्सेलरेट कर रहा है, अगर चार्ज जो है आपका एक्सेलरेट कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, और आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो भी आपकी प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ बेटा नोट करने वाली है, हम इसी देखो पूरा का पूरा जो फिजिक्स पढ़ेंगे 12th में वो आपके पास चार्ज के इर्द गिर्द फिजिक्स घूमेगी। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो रेस्ट की वजह से होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोपोटेंशियल पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे, इस चीज़ की वजह से जो रेस्ट की वजह से ये फिनोमेना क्रिएट होते हैं। फिर अगर आपके पास चार्ज जो है वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, जो कि हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर आपके पास जो चार्ज है वो एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इमिट करता है। और जो आपके पास ऑप्टिक्स है वो बेसिकली क्या है, एक आपका रेडिएशन का ही एक पर्टिकुलर रीजन है, लाइट जिसको बोलते हैं, वो विजिबल रीजन के लिए हमने स्पेसिफाई कर दिया है, लेकिन जो लाइट है वो है तो रेडिएशन ही। ओके। तो ये सारे के सारे फिनोमेना जितने भी आप 12th में पढ़ोगे वो चार्ज की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो बात कर लेते हैं, चार्ज देखो दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज, ये आपका दो तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। देखो अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए हैं, वहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज है यानी कि वहाँ पर एक्सेस अमाउंट में है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है। तो यहाँ से क्या है, इस वाले कंडीशन में क्या है, अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है कहीं पर तो इसका मतलब वहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दे दिए गए हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इलेक्ट्रॉन्स देते हो तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी मैटर से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लेते हो यानी कि वहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यूनिट की बात कर लेते हैं बेटा इसकी, है ना, चार्ज की यूनिट। अच्छा देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है चार्ज की वो एक इलेक्ट्रॉन पे पाई जाती है। स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करें, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू की बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव साइन नहीं लगा रहे हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन पे माइनस साइन के साथ होता है, 10⁻⁻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 ⁻
यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज, तो ये होती है आपके पास कूलॉम। कैपिटल C से डिनोट करते हैं इसको, है ना। अगर हम बात करें CGS यूनिट की, तो CGS यूनिट जो है इसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, स्टेट कूलाम भी बोलते हैं, स्टेट कूलाम, या फिर और फ्रैंकलिन भी बोलते हैं इसको, और ESU भी बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं। ये कब है? जब चार्ज जो है वो रेस्ट पर है, ठीक है। ये कब कंडीशन है? जब ये रेस्ट पर है। चार्ज अगर रेस्ट पर है बेटा, तो उस कंडीशन में जो CGS यूनिट दी जाती है चार्ज की, वो स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन या ESU। एक स्टेट की जो वैल्यू होती है बेटा, एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? दैट इज इक्वल टू होते हैं 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, या फ्रैंकलिन या फिर ESU बोल दीजिए, ठीक है। तो अगर ये चार्ज का जो नेचर है वो स्टैटिक है, तो उस केस में जो चार्ज की यूनिट हो जाएगी CGS सिस्टम में, दैट इज स्टेट कूलाम, है ना। स्टेट कूलाम, एक कूलाम के अंदर कितने स्टेट कूलाम होते हैं? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। अगर मान लीजिए चार्ज जो है आपके पास CGS यूनिट के अंदर अगर चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है,
मूव एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस केस में एक्सेलरेट अगर कर रहा है ये, तो उस केस में जो इसकी यूनिट होती है दैट इज इक्वल टू आपकी कहलाती है एब्सोल्यूट कूलम। एब्सोल्यूट कूलम इसको ABS C से डिनोट करते हैं इस तरीके से, एब्सोल्यूट कूलम। और एक कूलम के अंदर, और ये कब ली जाती है, इसको एब्सोल्यूट कूलम या फिर इसको EMU भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। देखो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यहाँ पर EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। जब चार्ज जो है आपका एक्सेलरेट कर रहा है उस केस में एब्सोल्यूट कूलम की बात करते हैं। ओके, यहाँ पर एक कूलम में कितने एब्सोल्यूट कूलम होते हैं, एक कूलम इज इक्वल टू होते हैं 1/10 ABS ABC एब्सोल्यूट कूलम। तो एब्सोल्यूट, अच्छा इसको कैप से लिखते हैं ABS एब्सोल्यूट कूलम। ओके, ये आपके पास एक रिलेशन आ जाता है एक कूलम के अंदर। एक प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है चार्ज की, प्रैक्टिकल यूनिट फैराडे होती है इसकी प्रैक्टिकल यूनिट चार्ज की। तो प्रैक्टिकल यूनिट की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है वो फैराडे होती है। और एक फैराडे में 96,500 कूलम होते हैं। ओके, ये क्या है, एक फैराडे इज इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक फैराड का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये आपके पास, तो ये आपके पास यूनिट हो गई। CGS सिस्टम में स्टेट कूलम होती है बेटा, या उसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, या उसको ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं। तो एक आपके पास एक कूलम के अंदर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। और वो कब ली जाती है, जब चार्ज रेस्ट पर होता है। लेकिन चार्ज अगर मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस केस में हम EMU लेते हैं, या उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम। ओके, तो ये तो आपके पास निकल के आ गया हमारे पास यूनिट क्या क्या है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की। देख लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होंगी बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहला जो प्रॉपर्टी है बेटा, चार्ज का जो नेचर है वो स्केलर होता है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी पॉइंट आप याद रखेंगे इसमें, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस पर कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, ओके, तो वहाँ पर अगर मास नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मास नहीं है, जैसे फोटोन है, फोटोन के अंदर, फोटोन को भी मैं एज अ पार्टिकल की तरह मानते हैं, तो फोटोन है तो उसके अंदर देखो कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मास नहीं है। ओके, अगर कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, अगर उसके पास मास नहीं है तो उसके पास चार्ज नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है किसी की कोई भी आपके पास पार्टिकल है उस पर चार्ज नहीं है तो उसका मास हो सकता है। ठीक है, पार्टिकल हैविंग massless particle has no charge but charge exists without mass। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो चार्ज एग्जिस्ट विदाउट मास। देखो बेटा जैसे क्या है, आपके पास विदाउट मास के कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स होगा। ओके, या तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहाँ पर अगर आपके पास चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन कुछ तो उसके पास रहेंगे, तो उनका मास होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो आप कह सकते हो कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप देखो विदाउट चार्ज जो है मास तो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन आपके पास विदाउट मास जो है चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं वही लिख रहा हूं, नो चार्ज एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा आपके पास, चार्ज जो है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
जैसे एनर्जी कंजर्वेशन आप पढ़ते हो कि पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, इसी तरीके से चार्ज जो है पूरे यूनिवर्स का वो कांस्टेंट है, या किसी भी सिस्टम का जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आप क्या लिखोगे बेटा? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, चार्ज neither be created nor be destroyed. It can only be transferred. It can only be transferred from one body to other. ओके ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा चार्ज की थर्ड, इनवेरिएंट एडिटिविटी, मतलब चार्ज का जो नेचर होता है वो एडिटिव होता है। चार्ज हैज एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर, या चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब है किसी भी बॉडी पे आपका कोई चार्ज है तो वो आप जितना भी चार्ज दे रहे हो किसी भी बॉडी पे तो टोटल चार्ज के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। जैसे सपोज करिए कोई भी बॉडी है पहले से न्यूट्रल थी, तो इधर से आपने जो है 5 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, यहाँ से आपने माइनस का 10 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, यहाँ से 2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, तो इस पर नेट जो चार्ज हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा वो इन सब चार्ज का अलजेब्रिक सम, यानी कि जो माइनस साइन के साथ है उनको माइनस साइन के साथ रखेंगे, जो पॉजिटिव साइन के साथ है उनको पॉजिटिव रखेंगे। जैसे 2 माइक्रोकूलम हो गया, प्लस का 5 हो गया, माइनस का 10 हो गया, तो ओवरऑल कितना आ गया ये माइनस का 3 माइक्रोकूलम। तो चार्ज जो है वो एडिटिव होता है इन नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। तो फोर्थ है चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। अब देखो ये क्या होता है इनवेरिएंट, मतलब चार्ज जो है किसी भी बॉडी पे चार्ज जितना भी है वो किसी स्पीड से भी मूव कर रहा है, तो आप किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो चार्ज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि किसी अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे देखने पर चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे आपके पास, या फिर जैसे बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने मान लीजिए लाइट की स्पीड के बराबर हो गई, तो जो चार्ज है उस पार्टिकल पे वो उतना ही चार्ज रहेगा। जैसे मास के बारे में हम देखते हैं, मास में एक रिलेशन आता है, जब स्पीड जो है किसी भी पार्टिकल की जो है वो लाइट के कंपैरिजन में हो जाती है तो उस केस में एक रिलेशन होता है मास के लिए, उसको बोलते हैं आप रेस्ट मास अलग होता है और जो काइनेटिक मास अलग होता है। तो m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है जब किसी भी पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो लाइट के कंपैरिजन में हो जाती है। तो उस केस में ये एम नॉट रेस्ट मास कहलाएगा, एम जो है वो काइनेटिक मास कहलाएगा। तो ऐसा रिलेशन चार्ज में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, या आप ये कह लीजिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किसी भी फ्रेम से देखिए चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज मतलब लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा, लाइक चार्ज रिपेल ईच other but unlike charge attract each other, and unlike charge attract each other। ओके तो जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 6 वाली बेटा, यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा, है ना, इसको याद रखना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब किसी भी बॉडी पे कोई भी चार्ज है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है हमेशा उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे कोई भी बॉडी पे चार्ज है तो Q इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, एन ई। यहाँ पर n जो है वो एक इंटीजर होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर आपको चेक करना है, कोई चार्ज आपको दे रखे हैं, कुछ चार्ज गिवन है, तो आपको चेक करना है कि वो चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देना है। अगर वो इंटीजर आ जाता है, अगर ये क्या है बेटा, इंटीजर है, देन चार्ज एग्जिस्ट, है ना, देन द चार्ज एग्जिस्ट। और अगर मान लीजिए ये इंटीजर के बराबर नहीं आया, अगर ये नॉट इक्वल टू इंटीजर है, तो वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब देखो जैसे क्या है, चार्ज यहाँ पर मान लीजिए किसी भी बॉडी पे चार्ज है, फॉर एग्जांपल, है ना, कि ये किसी भी बॉडी पे 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, या फिर मान लीजिए 1.6 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, 0.5 इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, दी चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज हो गया। दी चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। और एक चीज़ मैंने बताई थी, आपके पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कितनी होती है चार्ज की, जो इलेक्ट्रॉन पे होती है, यानी कि उससे कम भी, यानी कि जो चार्ज है आपके पास 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इससे चार्ज कम भी एग्जिस्ट नहीं करता है। चार्ज फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, लेकिन चार्ज उससे कम पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो जैसे हम ये चीज़ बात करते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम ये माइक्रो लेवल पे बात करते हैं तो ये तब तो इसका कुछ मीनिंग है ना, लेकिन ये अगर हम बात करते हैं कि मैक्रो लेवल पे बात करते हैं, ठीक है, दो लेवल बेटा, एक होता है माइक्रो लेवल पे अगर हम बात करें, मतलब बहुत स्मॉल लेवल पे बात करें, छोटे छोटे चार्ज हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से, तो वहाँ पर तो ये चीज़ मायने रखती है कि वो है ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेकिन अगर ये हम मैक्रो लेवल पे बात करते हैं, मैक्रो लेवल पे जहाँ पर किसी भी बॉडी पे चार्ज 1 कूलम है, 2 कूलम है, 10 कूलम है, इस तरीके से, वहाँ पर किसी पे 10.5 कूलम है, तो वहाँ पर तो ये चीज़ आपको देखना ही नहीं है कि वो चार्ज एग्जिस्ट करता है नहीं करता, वो तो करेगा ही करेगा। ये चीज़ें कम मैटर करती हैं, जब हम माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें। जैसे कुछ पार्टिकल्स हैं, जो कुछ न्यू पार्टिकल्स हैं, उन पे जो चार्ज होता है वो आपका फ्रैक्शन ऑफ चार्ज होता है। लेकिन क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो हाईली अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, तो वो, अब जाहिर सी बात है, उनका कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर कोई इसका कोई सेंस नहीं बनता है कि चार्ज जो है अब उसका क्वांटा, मतलब वो क्वांटाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, वो तो कुछ टाइम के लिए वो लगातार जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। जैसे आपके पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये आपके पास न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन जो है वो क्वार्क्स पार्टिकल से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही क्वार्क्स पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क्स पार्टिकल क्या होते हैं, चलो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। क्वार्क्स पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्वार्क्स पार्टिकल्स है ना, ये क्वांटम पार्टिकल के भी नाम से जाने जाते हैं। ये तो वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन जो 2 पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं, जो इनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बनते हैं, है ना। दीज आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, दीज आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, also known as quantum particle, also known as quantum particles। क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है, यहाँ पर क्वांटाइजेशन से नहीं है, ये वर्ड क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है, यानी कि क्वांटम पार्टिकल्स भी कहलाते हैं।
दीज आर ऑल्सो नोन एज क्वांटम पार्टिकल्स। ठीक है, क्वार्क्स पार्टिकल्स आर 6, there are 6 quark particles, there are 6 quarks but 2 are important, 2 are important कौन से होते हैं? एक अपक्वार्क्स पार्टिकल कहलाता है, अपक्वार्क्स, और एक होता है डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क्स। ओके, ये इस पे जो चार्ज होता है, इस पे जो चार्ज होता है इसका, इस पे जो चार्ज होता है ये होता है प्लस का 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यहाँ पर ये आपके पास आपको दिख रहा है ये फ्रैक्शन में है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, ये क्वार्क्स पार्टिकल्स होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो जब हाईली अनस्टेबल होते हैं तो इसमें क्वांटा का कोई सेंस नहीं रह जाता। ठीक है, तो यहाँ पर इस पे जो चार्ज होता है ये माइनस का 1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है यहाँ पर, जो डाउन क्वार्क्स होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द हाईली अनस्टेबल, है ना, दीज पार्टिकल्स आर हाईली अनस्टेबल। ठीक है, हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए इनका कोई मतलब नहीं रहता, इनका क्वांटा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन हैज़ नो मीनिंग इन दिस केस। अब यहाँ पर देखो दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे हमने बताया था कि जो चार्ज है वो ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है ना, Q = NE। हमेशा जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। तो उससे रिलेटेड देखो कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। check following charge exist or not, check following charge exist or not। तो ये आप बेटा पहले है ना वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश कीजिएगा कि ये एग्जिस्ट करते नहीं करते हैं। जैसे पहला है आपके पास Q = दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻² कूलम। ठीक है, सेकेंड दे रखा है आपके पास 6.2 × 10⁻⁻19 कूलम, ये Q = दे रखा है। थर्ड दे रखा है Q = 2.3 × 10⁻⁻16 कूलम। और आपके पास नेक्स्ट दे रखा है Q = आपके पास दे रखा है 0.4 कूलम। ओके, तो ये हमें चेक करना है कि ये चार्ज एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो तरीका क्या है बेटा, तरीका वही है कि N = Q/E करेंगे। अगर ये आपका एक इंटीजर आ जाता है तो वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब देखो जैसे पहले पे देख लेते हैं, यहाँ पर ये वाले चार्ज पे देखते हैं। तो यहाँ पर Q की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻20 कूलम, है ना। तो ये तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ही कम है। आप निकालोगे भी यहाँ पर, ठीक है, आप निकालोगे भी तो आपका कितना आएगा, आपने वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि 1.6 × 10⁻⁻20 और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बचा बेटा, ऊपर जाएंगे तो पावर प्लस की हो जाती है, ऊपर माइनस की थी, प्लस की 19, तो ये हो गया बेटा 10⁻⁻1 यानी कि 1/10। तो 1/10 ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये वाला चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे भी आप डायरेक्टली देख सकते थे कि इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उससे ये इसकी वैल्यू कम है, तो इसलिए तो ये वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, सेकंड वाला केस देखिएगा। सेकंड वाले केस में पूछा है Q = दे रखा है आपके पास, तो N की वैल्यू 6.2 × 10⁻⁻19 कूलम है। देखो ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, चेक कर लेते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट से पॉइंट कटा, और 2 से आप कट करोगे तो 2 8 जाएगा, और यहाँ पर कितना जाएगा 2 3 और ये 1, यानी कि कितना आ रहा है बेटा, ये 31.8। तो ये कटेंगे नहीं, है ना। तो ये आपका क्या है, ये इंटीजर के बराबर नहीं है।
इसका मतलब ये वाला भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, हम कट लगाते जा रहे हैं वहाँ पर। अब थर्ड वाले पे चेक करिए बेटा, देखो थर्ड वाला क्या एग्जिस्ट कर रहा है, कितना दे रखा है 2.3 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। देखो इसको चेक कर लेते हैं। आपके पास थर्ड वाला कितना है बेटा 2.3, एन की वैल्यू निकालनी है आपको, एन की वैल्यू निकालनी है 2.3 इंटू 10⁻⁻16। देखते हैं ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, 10⁻⁻19। ओके, ऐसे करके। तो यहाँ से बेटा आपके पास ये तो पॉइंट से कैंसिल आउट हो गई, 23/16 बचेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ 23/16। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, ये अपर हो जाएगा, ये ऊपर जाएंगे तो ये -16 है और ये प्लस का 19 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 23/16 इंटू 10⁻4, 10⁻4 बचे हैं ना, 19 - 60 3 बचेंगे, सॉरी अभी बचे हैं 3। ओके, तो यहाँ पर जो है ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 23/16। मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 100 इंटू 10। ओके, तो पहले 4 से कट करिए, 4 4 जा 16 और 4 से कट करोगे तो कितना आएगा 25। फिर 2 से कट करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर 2। तो ये आपके पास ये कटेंगे नहीं है, कितना बचेगा 23 इंटू 25 इंटू 5/2। तो ये फ्रैक्शन बच रहा है ना, तो ये नॉट इक्वल टू इंटीजर, इसका मतलब ये भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर देखिएगा फिफ्थ वाला एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। फिफ्थ वाला तो देखो बेटा, क्योंकि मैंने आपको बोला था यहाँ पर अगर हम बात करते हैं माइक्रो लेवल पर, तब हम चेक करते हैं कि विदर चार्ज एग्जिस्ट और नॉट। अब ये तो चार्ज ही ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में। देखो इलेक्ट्रॉन का 10⁻⁻19 होता है, उससे कितने गुना ज़्यादा है, 10⁻19 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। एक बार चेक भी करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 0.4 डिवाइड बाई कितना करना है 1.6 10⁻19। ओके, तो यहाँ से पहले तो इसको कट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 4 यानी कि 1 कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 10⁻, ये माइनस का 19 है नीचे, ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो ये प्लस के 19 हो गए। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ 100 निकाल लेता हूँ, तो 1/4 इंटू 100 मैंने निकाल लिए, तो ये कितना बचा बेटा 10⁻17 बचा। ओके, तो ये कितना हो गया 25। तो ये 25 इंटू 10⁻17, देखो कितने अभी हमारे पास तो कितने जीरो बाकी हैं, तो ये क्या है एक इंटीजर ही है, तो इसका मतलब ये वाला चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर अगर Q की वैल्यू दे रखी है आपके पास 2.3 इंटू 10⁻⁻16 था, मैंने 15 ले लिया, ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये चेक कर लेते हैं। देखो इसको कैसे देखो करेंगे, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। कौन सा लिया था बेटा हमने, यहाँ पर हमें चेक करना है इसमें 6 वाला क्वेश्चन जो है आपके पास, Q की वैल्यू जो दे रखी है वो 2.3 इंटू 10⁻⁻15 कूलम है, तो ये एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ये चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें वही करना है, N इज इक्वल टू कितना होना चाहिए Q/E होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा बेटा Q/E, तो Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.3 इंटू 10⁻⁻15 कूलम। इसको किससे डिवाइड करना है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर देखो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 23/16 और यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो कितना 10⁻⁻15 और प्लस का 19, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 23/16 इंटू 10⁻, यहाँ 4 बचेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है मुझे 23/16 को 10⁻4 को 100 इंटू 100 में ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पर 4 से कट करिए तो 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ 25 जाएगा, यहाँ 4 से कट करोगे तो ये 25 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटा 23 इंटू 25 इंटू 25, तो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन एक इंटीजर ही तो आएगा, तो ये बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका मतलब ये हो गया ये वाला चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे किसी भी चार्ज एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, उसको कैसे आप चेक करोगे, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। देखो इस छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो यही प्रोसेस है आपके पास निकालने का, N इज इक्वल टू कितना Q/E, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ही होते हैं,
Q की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19। ओके, तो यहाँ से क्या करना है हमको, n इज इक्वल टू 1, यहाँ से देखो पॉइंट हटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये इतना, यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो ये 19 हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर इसे 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पर कितना 5 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 5/8। यहाँ से काम करिएगा, एक 0 इधर रख दीजिए, बाकी 10 टू दी पावर 18 ऐसे रहने दीजिए। तो ये 8 से जब कट करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके 1 कूलम चार्ज में होते हैं, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, इतने होते हैं। अब जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, फाइंड, आपसे पूछ लिया जाए फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 5 कूलम चार्ज, तो आपको क्या करना है, आपको पता है ना 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 5 में बात करा है तो 5 इंटू 1 कूलम में कितने होते हैं बेटा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कि 5 कूलम में कितने चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी है अगर न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें चार्ज नहीं है, चार्ज है, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो बॉडी जो है वो न्यूट्रल है। अब उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हो तो क्या होगा, वहाँ पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो वो पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब वहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट है, जो प्रोटॉन्स है वो ज़्यादा अमाउंट में रह गए और अपने क्या हुआ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। तो ऐसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फाइंड, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड नेगेटिव चार्ज, फाइंड टोटल नेगेटिव चार्ज इन, फाइंड टोटल नेगेटिव चार्ज इन 72 ग्राम ऑफ वाटर, 72 ग्राम ऑफ वाटर। हमारे पास 72 ग्राम वाटर है तो उसमें कितना चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा, जैसी बात है उसके अंदर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमें वहाँ पर क्या निकालना है, केबल और केबल निकालना है, वहाँ पर हमें नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास 72 ग्राम है, तो हमें पता है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, अगर H2O का एक मॉलिक्यूल ले लें बेटा, H2O का एक मॉलिक्यूल ले लें बेटा, तो इसके अंदर देखो आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अंदर देखो, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, आपके पास उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो यहाँ पर H2 है, मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा, H2 में एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और 2 हाइड्रोजन एटम है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब हमें ये निकालना है कि हमारे पास इतने 72 जो ग्राम वाटर है, 72 ग्राम ऑफ वाटर में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं। हम पहले सबसे पहले ये निकाल लें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास। एक आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो पहले 72 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 72 ग्राम। तो 72 ग्राम में देखो हमें पता है कि 18 ग्राम होता है वाटर, जो है आपके पास वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है बेटा, 18 होता है। तो 18 अगर ग्राम हमारे पास वाटर होता है तो क्या कहलाता, वो हमारा 1 मोल वाटर कहलाता। तो यहाँ पर 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल है, इसका मतलब 72 ग्राम में कितने मोल होंगे बेटा, 72 डिवाइड बाई 18 कर देंगे तो ये कितना आएगा बेटा, 4 मोल आ जाएंगे। तो हमारे पास 4 मोल ऑफ वाटर है, मतलब 72 ग्राम वाटर का मतलब हमारे पास कितना है, 4 मोल ऑफ वाटर है। तो हमें पता है 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अवोगाद्रो नंबर 6.02 10 टू दी पावर 23 के बराबर होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 4 मोल्स। 4 मोल्स में कितने हो जाएंगे बेटा? 4 मोल्स में आपके पास 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इतने हमारे पास क्या हो गए? इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमारे पास जो है 72 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 72 ग्राम ऑफ वाटर कितना हो जाएंगे बेटा? 72 ग्राम में देखो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। 72 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं बेटा? इतने। तो 72 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10। तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास। अब हमें निकालना था नेगेटिव चार्ज। ओके, तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? तो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन 72 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻, देखो ये 10 है तो ये 24 कर देता हूँ, और कितना हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, ओके। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। ओके, तो ये था आपके पास चार्ज का जो इंट्रोडक्शन था बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि जो किसी भी बॉडी को हमें चार्ज करना है तो चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो 3 तरीके होते हैं, बाई फ्रिक्शन होता है, बाई कंडक्शन होता है, बाई इंडक्शन होता है। तो ये डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। जय हिंद, जय भारत।